हेलो स्टूडेंट्स। तो हम शुरू करते हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर नेम इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर में पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो एटम होता है वो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। और हमें पता है कि जो एटम होता है वो भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो एटम के अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इसकी बात कहाँ से आई और ये कैसे पता चला कि इन पार्टिकल्स पर कौन सा चार्ज होता है, इनका नेचर क्या होता है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उसके बाद ये कंक्लूड किया गया कि एटम भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो उनमें से पहला जो एक्सपेरिमेंट है इस चैप्टर में पढ़ना है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसे हम बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पहले देखिए जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। On the basis of various experimental studies, it was concluded that atoms are not indivisible। मतलब पहले ये बोला गया था कि एटम जो होता है वो इनडिविजिबल होता है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब एटम के बारे में कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर कर लिए गए तो ये बात गलत हो गई कि एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइडेड है। सो एटम्स आर नॉट indivisible and they are made up of three main subatomic particles। ठीक है, so they are namely electrons, protons and neutrons। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए इस पर हम पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हमें जो डिस्कशन करना है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जे थॉमसन ने, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, तो देखिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है क्या। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है एक ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं। ठीक है, ये ग्लास की ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज ट्यूब है और उस पर दो तरफ मेटल लगे होते हैं, मेटल की प्लेट लगी होती है, और उसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, जो टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड होता है उसे आप कैथोड बोलते हो, और जो टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है उसे आप एनोड बोलते हो। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब देखिए क्या होता है जब, और यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट जब किया गया, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर होता है तो ऐसा नहीं कि पहली बार में रिजल्ट मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें की गई इसमें प्रेशर, इस गैस में जो ये आपको डिस्चार्ज ट्यूब दिख रही है, इसमें गैस ली गई और उस गैस का प्रेशर कितना रखना है, और जो बैटरी ली गई या जो भी सोर्स लिया गया बैटरी का, उसमें कितना वोल्टेज देना ये पहले नहीं पता था। तो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो क्या किया गया हमें, लेकिन एक बात हमें पता थी कि जो गैसेस होती है वो इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करती है जब वो लो प्रेशर पे होती है और हाई वोल्टेज पर होती है। तो पहले यहाँ पर नॉर्मल प्रेशर लिया गया, वहाँ से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसके बाद धीरे धीरे प्रेशर को रिड्यूस किया गया और वोल्टेज को बढ़ाया गया। तो फाइनली जो कुछ रिजल्ट मिला हमें, वो हमें इस प्रेशर पर 0.001 mm ऑफ Hg, इतने लो प्रेशर पर, बहुत लो प्रेशर है। तो जो प्रेशर हमें लेना है वो हमें 0.001 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये हमें याद रखना है, जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आपको जो वोल्टेज लेना है वो 10,000 वोल्ट लेना है, और ये वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, जब ये वोल्टेज और ये प्रेशर अप्लाई किया गया कैथोड रे ट्यूब में। ठीक है, तो और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो एनोड है, एनोड के पीछे जो आपको जो दिख रही है, जो आपको शीट दिख रही है, जो मतलब जो ग्लास की जो एंड दिख रही है, उसमें आपने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, जो कि एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। ठीक है, अब इसका क्या यूज़ होता है अभी समझ में आएगा। देखिए क्या रिजल्ट हुआ, तो जैसी बैटरी ऑन की तो देखा ये गया कि ऐसे पहले तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पे बैटरी ऑन की गई उसके बाद देखा ये गया कि जो ये आपको एनोड रे दिख रहा है, उस एनोड के पीछे, एनोड है ये एनोड है, एनोड के पीछे थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश फ्लोरोसेंस दिखाई पड़ रहा था। ये देखिए फेंट ग्रीनिश फ्लोरोसेंस दिखाई पड़ रहा था। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात थी कि ये फेंट ग्रीनिश ग्लो कहाँ से दिख रहा था, क्योंकि ऐसा तो कुछ यहाँ पर है नहीं, जो रेज तो दिख नहीं रही थी। तो ऐसा माना गया कि यहाँ से जो कुछ रेज हैं, कुछ ऐसी रेज हैं जो इधर जा रही होंगी, और जिसकी वजह से ही जो जिंक सल्फाइड से टकरा रही होंगी, और जिनकी वजह से ही ये ग्लो हो रहा था। क्योंकि जिंक सल्फाइड एक ऐसा फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, जब तक उस पर रे पड़ेंगी, जब वो रे पड़ेंगी तभी वो ग्लो करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो इनविजिबल पार्टिकल थे या इनविजिबल रेज थी, इनविजिबल रेज बोलेंगे अभी हम,
जो ये इनविजिबल रेज थी इनको भी स्टडी किया गया, क्योंकि दिख तो नहीं रही थी, केवल हमें इस फ्लोरोसेंस से पता चल रहा था कि कुछ इनविजिबल रेज इधर से इधर जा रही होंगी। और ये कैसे पता चला कि यहाँ से इधर ही जा रही हैं, क्योंकि ग्लो तो हमें यहाँ, अब मान लीजिए अगर इसके पीछे भी हमने कोटिंग लगा दी, यहाँ में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमें रिजल्ट इस तरफ मिल रहा है, तो क्या मानेंगे कि जो इनविजिबल रेज हैं जो दिखाई नहीं पड़ रही हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, और इसी वजह से इसे कैथोड रे बोला गया। अब यहाँ पे देखिए पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं। सो जे थॉमसन कनेक्टेड द इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब टू अ सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, ठीक है, एंड डिस्चार्ज ट्यूब वाज फिल्ड विद अटैच्ड टू वैक्यूम पंप थ्रू विच एयर प्रेशर वाज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो प्रेशर जो लिया गया आपको मैंने बता दिया कितना लिया गया। देयरआफ्टर द ट्यूब वाज फिल्ड विथ, दो बार लिख गया है ना, ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको कट लेते हैं। द ट्यूब वाज फिल्ड, ठीक है, इसको लिख देते हैं, हाँ। देयरआफ्टर द ट्यूब वाज फिल्ड विद एयर और सम अदर गैस, ठीक है, या तो एयर भर लीजिए, एयर मतलब मिक्सचर ऑफ गैस, या कोई पर्टिकुलर गैस ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेशर रिड्यूस करना है। व्हेन प्रेशर वाज रिड्यूस टू 0.001 mm ऑफ Hg, क्योंकि जब हम पहले जो गैस लेंगे तो उसका प्रेशर तो नॉर्मल होगा, फिर उसको प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इतना प्रेशर रिड्यूस कर दिया, ठीक है। एंड 10,000 वोल्ट पोटेंशियल वाज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है, आपको पोटेंशियल की वैल्यू भी हाई रखनी है, 10,000 वोल्ट। इसके बाद देखिए क्या हुआ, ऐसा करने से हुआ क्या, द वॉल अपोजिट टू द कैथोड, और एक बात और, जो एनोड के पीछे आपको कोटिंग भी करनी है, ठीक है। द वॉल अपोजिट टू द कैथोड स्टार्टेड ग्लोइंग, ठीक है, विद अ फेंट ग्रीनिश लाइट, ठीक है, बहुत हल्की हल्की ग्रीनिश लाइट वहां पर दिख रही थी, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे थे, फ्लोरोसेंस बोल रहे थे, क्योंकि वहां पे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा रखा था। जिंक सल्फाइड क्या होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। सो विच अकर, हुआ क्यों हुआ ये, तो विच अकर ड्यू टू कोलिजन ऑफ इनविजिबल रेज ऑन द वॉल ऑफ द ट्यूब, ठीक है। दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज, इन्हीं रेज को क्या बोला गया, कैथोड रेज। अब ये कैथोड रेज तो हमें पता चल गया कि इनको कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी और इसी वजह से ग्लो हो रहा था। अब इस रेज के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाया गया कि इन रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। देखिए कैथोड रेज तो पता चल गई कि कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस हो रही है और हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, पता चल पाई हमें। तो देखिए एक एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और उसके पीछे का एक्सपेरिमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। तो पहला देखिए क्या है, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, कैथोड रेज को नेगेटिवली चार्ज बोला गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि नेगेटिवली चार्ज है, देखिए इसके पीछे का एक्सपेरिमेंट क्या है। जैसे मान लीजिए ये था, ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कनेक्ट था, ये डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक, इस तरीके से था, ठीक है, ऐसा था। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया, अब नेगेटिवली चार्ज है पता करने के लिए, तो रेज तो ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया गया पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दी गई। तो इलेक्ट्रिक प्लेट ऐसे एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो जब देखा ये गया, मतलब पहले तो यहाँ पर ग्लो हो रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रिक प्लेट लगाई गई तो ये जो रेज थी वो इधर ग्लो ना करके वो इधर ऐसे बेंड हो गई इस तरीके। तो पॉजिटिव की तरफ कौन बेंड होता है, पॉजिटिव की तरफ वही बेंड होता है जो नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से ये पता लगा लिया गया कि ये जो रेज जो एमिट हो रही थी, निकल रही थी, वो कैसी थी, नेगेटिवली चार्ज थी। नेक्स्ट देखिए सेकेंड, कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, ये कैसे पता, देखिए अगर हम किसी टॉर्च को अगर हम ऑन करते हैं और अगर मैं अपना हैंड ऐसे रखती हूँ तो इसकी जो शेडो बनेगी वो बिल्कुल सामने बनेगी। तो क्या किया गया, बीच में इसके ऑब्जेक्ट रखा गया, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया ऐसे इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट रखा गया ऐसे। तो उसकी जो शेडो थी वो बिल्कुल यहीं पे बन रही थी, ठीक है। शेडो का मतलब है जहाँ ग्लो मिल रहा था वहाँ पे ग्लो नहीं मिला, मतलब शेडो ही तो बनी। तो इसका जो शेडो मिल रहा था बिल्कुल उसके ठीक सामने मिल रहा था। इसका मतलब है कि जो रेस चल रही थी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, ठीक है, ये पता चल गया। थर्ड देखिए, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस व्हेन दे स्ट्राइक ऑन फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है, तो भी हमने किया। आगे देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्या है, कैथोड रेज कॉज हीटिंग इफेक्ट व्हेन दे स्ट्राइक ऑन अ सरफेस, मतलब इनके पास एनर्जी भी थी। जिसके पास एनर्जी होता है, एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड,
तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। तो अगर यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इन रेज के पास भी एनर्जी है। ठीक है, आगे देखिए, कैथोड रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट को भी ये अफेक्ट कर सकती हैं। फोटो का मतलब ही होता है लाइट, तो लाइट सेंसिटिव कोई चीज़ होती है, तो ये लाइट की प्रॉपर्टी कुछ शो कर रही थी। इसके आगे देखिए 6, कैथोड रेज शो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आपने देख लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, कैथोड रेज ट्रेवल विद द स्पीड नियरली इक्वल टू द लाइट। ठीक है, बहुत तेज स्पीड थी इनकी, नियरली इक्वल टू द लाइट। ठीक है, और इसके अलावा क्या बोला गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड पेनिट्रेट्स थ्रू थिन मटेरियल मेटेलिक शीट्स। तो ये जो फ्लोरोसेंस हमें मिल रहा था इसके पीछे का लॉजिक भी यही था कि ये जो एनोड रे थी उसको डिफ्यूज करके, पेनिट्रेट करके वहां पर ग्लो दिखाई पड़ रहा था। तो ये पेनिट्रेशन की वजह से ही मिल रहा था। ठीक है, आगे देखिए 8th क्या है, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल का मतलब ये जो रेज थी, जैसे लाइट रे हो गया या कोई एक्स रे हो गई, कोई और रे हो गई, तो वहां पर कोई पार्टिकल, वो पार्टिकल से नहीं बना होता, लेकिन इनके पास पार्टिकल नेचर भी था। कैसे पता चला, देखिए अब यहाँ पे क्या किया गया, एक लाइट वेटेड, इसको हटाते हैं, यहाँ पर इनके रास्ते में एक लाइट वेटेड पैडल व्हील लगाया गया। ठीक है, लाइट वेटेड पैडल व्हील ऐसे लगा दिया गया ऐसे। ठीक है, तो जब ये रेस इससे टकरा रही थी, ये पैडल व्हील रोटेट कर रहा था। ठीक है, कोई सी लाइट में तो ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि कोई किसी मटेरियल को रोटेट करा सके या मूव करा सके। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई मटेरियल दूसरे मटेरियल से टकराता है। तो इसका मतलब है ये जो रेस, अब इनविजिबल रेस दिखाई पड़ रही थी, इनमें मटेरियल नेचर था, मतलब ये मैटर से बनी हुई थी। ठीक है, इनके पास कुछ ना कुछ मास भी था, और मास था, वेलोसिटी थी, इसलिए एनर्जी थी, इसीलिए ये हीटिंग कॉज कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए 9th, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था मटेरियल पार्टिकल वाला। कैथोड रेज कैन आयनाइज गैसेस। जैसे मान लीजिए अगर रास्ते में हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको आयनाइज कर देगा इस तरीके से। ठीक है, आयनाइज कर सकता है, आयनाइज करने का मतलब है कि उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा इस तरीके से। आगे देखिए 10th, द नेचर ऑफ द कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम डिटेल में तब समझेंगे जब हम लोग एनोड रे एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आप कोई भी गैस ले लो, चाहे हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, लेकिन जो आपका कैथोड रे का नेचर है, ये जो प्रॉपर्टीज आपको मिल रही हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं मिल रहा था। जैसी एक गैस में मिल रही थी वैसी दूसरी गैस के लिए मिल रही थी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, और इसी पॉइंट का ही एक कॉन्सिक्वेंस है, कैथोड रेज हैव कांस्टेंट चार्ज अपॉन मास रेशियो, मतलब E अपॉन M रेशियो इनके लिए कांस्टेंट था। अब ये E अपॉन M क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट हुए थे पॉजिटिव की तरफ, और हमने जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट कर रहे थे। हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन होगा। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में लगाई, तो एक फोर्स होगा जो इन रेज को नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा, और एक फोर्स होगा जो इन रेज को ऊपर की तरफ पुल कर रहा होगा। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए तो ये जो रेज होगी वो कहीं डेविएट नहीं करेगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। ठीक है, तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को सेम करके और फिजिक्स के फॉर्मूले से प्रूव करके E अपॉन M रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट की वैल्यू रख के E अपॉन M कैलकुलेट कर लेंगे। वो हमारे सिलेबस में नहीं है कि E अपॉन M कैसे कैलकुलेट किया गया। ठीक है, तो जे थॉमसन ने E अपॉन M कैलकुलेट किया था। ठीक है, E मतलब चार्ज और M मतलब मास, तो E अपॉन M मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो फॉर कैथोड रे वो डिटरमाइन किया गया इतना, -1.78 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक है, तो इसका एक और एप्लीकेशन आएगा, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। हमें अलग से चार्ज अपॉन मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास जब कैलकुलेट करना होगा तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से कंक्लूजन ये किया गया है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो रेज आपको मिल रही है, ये पार्टिकल से बनी हुई है, और ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब हर मैटर में प्रेजेंट है, और इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल को बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। इसी को हमने लोगों ने बाद में क्या इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। ठीक है,
हमने पूरा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया और उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, लेकिन अभी तक ये बात नहीं हुई है कि कैथोड रेज ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, ये निकल कहाँ से रहे। देखिए जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें आपने इस तरीके से यहाँ पर कैथोड बनाया, यहाँ एनोड बनाया, इसको कनेक्ट किया बैटरी से इस तरीके से, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखिए जरा यहाँ पर ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, ये कैथोड रेज कहीं ना कहीं से तो आ रही होंगी ना। देखिए क्या है, यहाँ पर जब हाई वोल्टेज लगाया गया 10,000 वोल्ट का, तो ये जो 10,000 वोल्ट है और यहाँ पे लो प्रेशर है, मतलब गैसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत कम है, गैसेस दूर दूर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो पॉजिटिव चार्ज है या जो पॉजिटिव फील्ड है वो इस नेगेटिव वाले मटेरियल से ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निकाल लेगा। ऐसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस मटेरियल से निकल जाएगा, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा, आपने क्या पढ़ा, ये इलेक्ट्रॉन गैसेस को आयनाइज कर सकता है। तो बीच में जो गैस होगी, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन ली, नाइट्रोजन ली, तो जो भी ऑक्सीजन गैस या हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन गैस होगी उसको ये आयनाइज करता हुआ चलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, पहले तो ये कैथोड से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, कैथोड भी तो मटेरियल पार्टिकल से बना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड से बना होगा। तो यहाँ से पहले तो इलेक्ट्रॉन निकले और जो इलेक्ट्रॉन निकले वो साथ में जो गैसेस बीच में प्रेजेंट है उनसे भी इलेक्ट्रॉन को निकाल कर वहां से लेके जा रही है। जैसे मान लीजिए कोई गैस है तो ये इलेक्ट्रॉन गए, इसको इससे टकराई तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो ये ओरिजिनल था, दो सोर्सेस थे, एक तो आपका कैथोड और दूसरा जो गैस प्रेजेंट थी वो। तो यहाँ पे देखिए, द कैथोड रेज आर फर्स्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द मटीरियल ऑफ द कैथोड, ठीक है, पहले तो ये बात क्लियर हो गई। एंड देन फ्रॉम द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ द गैस, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है 2 मार्क्स में तो आप इतना लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ कोई भी पार्टिकल लिया और इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब फंडामेंटल मतलब होता है सब में एक जैसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने कॉपर की प्लेट ली तो कुछ अलग इलेक्ट्रॉन निकला या दूसरी प्लेटिनम की ले ली तो कुछ अलग इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है। इसमें आपने लिखा भी था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कैथोड रे होती है वो किसी गैस पर या मटीरियल पर डिपेंड नहीं करती और उसका E/m भी कॉन्स्टेंट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। देखिए जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन गैस ली तो ऑक्सीजन इस तरीके से आयनाइज हो सकता है, ठीक है, पहले एटम के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है, फिर ऐसे ब्रेक हो सकता है, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो वो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है या इससे 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं। तो आयनाइजेशन के कई तरीके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही थी। देखिए जे थॉमसन ने E/m रेशियो तो कैलकुलेट कर लिया था, जो कि वैल्यू आपको पता है 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। ये वैल्यू तो जे थॉमसन ने कैलकुलेट कर ली थी, लेकिन ये रेशियो पता था, मतलब चार्ज और मास का रेशियो पता था। ना तो हमें चार्ज पता था ना हमें मास पता था, हमें केवल रेशियो पता था। तो अब रेशियो की हेल्प से ना अब हमें चार्ज और मास अलग अलग पता करना पड़ा। तो जो पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.A. मिल्कन, ठीक है, उनका एक एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर कभी क्वेश्चन आता है कि किसने कैलकुलेट किया था, तो R.A. मिल्कन ने। किस एक्सपेरिमेंट से किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब अगर हमें रेशियो पता है और एक वैल्यू पता है तो मैथमेटिकली हम दूसरे की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर E/m पता था, यहाँ पे E की वैल्यू हमने इस एक्सपेरिमेंट से पता कर ली और ये एक्सपेरिमेंट की वैल्यू जो मतलब E की वैल्यू है वो यहाँ रख दी। तो यहाँ से आप M की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, देखो ऐसे और हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, मतलब मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगा वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। बहुत कम वेट है इसका, बहुत कम मास है इसका, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने इसका मास और इसका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसका चार्ज और E/m पहले से ही कैलकुलेट हो गया था। सो इस तरीके से कैथोड रे डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए और फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल दिया गया।